सबको नमस्कार, मेरे मित्रों और प्रिय छात्रों। मैं के सांबशिवराव, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, SRBGNR गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, ऑटोनमस, खम्मम। आज मैं आप लोगों को पीपीटी के माध्यम से फर्स्ट ईयर इसका मतलब फर्स्ट ईयर में सत्र 1 सत्र 1 मतलब सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की एक कहानी है। एक कहानी का नाम छोटा जादूगर। यह एनिमेशन यूट्यूब से डाउनलोड की गई एनिमेशन के माध्यम से मैं आपको यह कहानी समझाना चाहता हूं। ओके, और इसके संबंधित कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी है। तो यहाँ पर इसमें क्या है, कहानीकार का परिचय भी है और इस कहानी से संबंधित और कुछ बातें भी हैं। ओके, तो इसके साथ साथ बीच में लिंक भी दिया गया है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पर यह शेयर करने जा रहा हूं। आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है? दिख रहा होगा। हम यहाँ पर देखिए, छोटा जादूगर, इस कहानी को आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह बहुत प्रचलित नाम है, छोटा जादूगर कहानी का नाम। ओके, पावर पॉइंट दिख रहा होगा। यस, थोड़ा इसको ऊपर ले जा रहा हूं। सॉरी, देख लीजिए, सत्र 1। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेमिस्टर। सत्र को अंग्रेजी में सेमिस्टर कहते हैं। एक 1 को 1 बोलते हैं। ये सत्र 1 में बीए भी है, बीएससी, बीकॉम और बीबीए फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों को 2 सेमेस्टर पढ़नी है, सत्र 1 और सत्र 2, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। तो हिंदी को आप लोग कैसे, किस मान्यता के रूप में पढ़ेंगे? सेकेंड लैंग्वेज, इसको हिंदी में बोलते हैं द्वितीय भाषा हिंदी। ओके, कैटेगरी द्वितीय भाषा हिंदी के रूप में आप लोग फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में भी हिंदी को पढ़ेंगे। तो प्रथम साल के लिए या फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, इन दोनों सेमेस्टर्स के लिए हमारे राज्य सरकार ने या तेलुगु अकादमी आप लोगों को एक किताब की रचना की या प्रकाशित की। उस किताब का नाम गद्य दर्पण और कथा सिंधु। किताब का नाम क्या है? गद्य दर्पण और कथा सिंधु। यह टाइटल या शीर्षक देखते ही आप लोगों को यह समझना होगा कि इसमें गद्य भी है। गद्य का मतलब यहाँ पर प्रोज, जो पद्य नहीं है उसे गद्य बोलते हैं। और दूसरा कथा सिंधु। कथा का मतलब कहानी,
शॉर्ट स्टोरी। ओके, ये कथा सिंधु इन दोनों को मिलाकर कंपेल करके एक ही किताब के रूप में संकलित किया गया था। तो कथा सिंधु को किस रूप में पढ़ना चाहिए? नॉन डिटेल। नॉन डिटेल, इसको हिंदी में कहेंगे अपठित। आप तेलुगु में सुना होगा उपवाचक। ओके, उपवाचक। उपवाचक के रूप में कहानियों को पढ़ेंगे। इसका नाम रखा गया कथा सिंधु। अपठित माने जिसको जिसको पठित का मतलब पढ़ना, वाचन करने वाला, रीडिंग। अपठित माने यहाँ पर क्लासरूम में आके किताब खोल के लाइन बाय लाइन या वर्ड बाय वर्ड पढ़ के जैसे पद्य को हम समझाते हैं वैसा नहीं है। या माने नॉन डिटेल, नॉन डिटेल्ड, इसका मतलब पेरिफेरल। ओके, ऐसे ऊपर से डिटेल्ड स्टडी नहीं। टेक्स्ट बुक को कहते हैं डिटेल्ड। हमें डिटेल्ड में जाना है, माने उसमें शब्दार्थ को देखना होगा और संदर्भ सहित व्याख्या को भी देखना होगा और संक्षिप्त प्रश्न को भी देखना होगा और निबंधात्मक प्रश्न को भी देखना होगा और कुल मिलाकर सारांश भी प्रस्तुत किया जाएगा। इतनी सारी बातों को ध्यान में रखकर उसे डिटेल्ड स्टडी करनी चाहिए। लेकिन नॉन डिटेल में ऐसा नहीं, नॉन डिटेल्ड। सो उसको मैंने कहानी का मूल उद्देश्य क्या है और इस कहानी में मुख्य पात्र क्या है। ओके, कहानी में मुख्य पात्र, इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन हैं, उन लोगों का चरित्र किस प्रकार है, इसको ऐसे जस्ट समझकर अपनी बातों में प्रस्तुत करने के लिए। कहानी सुनना है, हम कहानी सुनाएंगे। इस सुनने के बाद इस भाव को या सारांश को अपनी बातों में आप प्रस्तुत कर सकते। ओके, देखिए इनमें से यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहला वाला नहीं, इसका क्रम जो है इस प्रकार है। इसका क्रम इस प्रकार है, कहानियों की संख्या कुल मिलाकर सदगति है, छोटा जादूगर और सच का सौदा, प्रायचित, पर्दा और चीफ की दावत। ओके, चीफ की दावत, पर्दा, प्रायचित, सच का सौदा, छोटा जादूगर और सदगति, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। कुल मिलाकर आप लोगों को सिलेबस में या पाठ्यक्रम में, सिलेबस को पाठ्यक्रम बोलते हैं, पाठ्यक्रम में 6 कहानियां हैं। सिलेबस में 6 कहानियां हैं। यदि हमें कुछ आदेश मिला तो सिलेबस में से इनको कुछ रिड्यूस किया जा सकता है। ओके, फिर भी आप लोगों को यहाँ पर हर एक कहानी यूट्यूब के चैनल में देखने के लिए, समझने के लिए मिलेगा। ओके, तो इस कहानी छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कहानीकार जयशंकर प्रसाद आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस पाठ को, इस कहानी को आपको प्रस्तुत करने वाला ये सांबशिवराव, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी। ऑलरेडी मैं अपने परिचय दे चुका हूँ। ओके, यदि नहीं, यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई विकल्प नहीं है, आपको जरूर इस पाठ को, इस कहानी को सुनना चाहिए और इसको वॉच करना चाहिए, पीपीटी को। ओके, पीपीटी को वॉच करने से आप माने जो नुकसान होने वाला है उससे हम बच सकते हैं। हम फेस टू फेस जब तक नहीं मिल पाएंगे तब तक यह वीडियो लेसन जो है आपको जरूर काम आएगा। इसलिए यहाँ पर यूट्यूब चैनल से SRBGNR GDC, अपने कॉलेज का नाम SRBGNR अंड नहीं है, SRBGNR GDC, ये फॉर ऑटोनमस, KMM मींस कम्मम, लेकिन KMM से ही सर्च करना है। लैंग्वेजेस 2, फर्स्ट लैंग्वेज भी है, सेकंड लैंग्वेज भी। यदि अंग्रेजी की वीडियो क्लासेस देखने हैं तो लैंग्वेजेस 1 में सर्च करना है, और हिंदी और तेलुगु क्लासेस को सुनने के लिए, वीडियो लेसन्स देखने के लिए वॉच करना चाहते हैं, यहाँ पर लैंग्वेजेस 2 पर आपको सर्च करना है, क्लिक करके देखना है। और दूसरा पर्सनल सांबशिवराव अतोटा, इस चैनल से भी आप लोग
इस पार्ट को वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पर आपको चित्र एक देखने के लिए मिल रहा है। ऊपर टाइटल शीर्षक जो है छोटा जादूगर, यहाँ पर कुछ आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, ये तरह कंप्यूटर स्क्रीन की वजह से। छोटा जादूगर यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। इसके कहानीकार जयशंकर प्रसाद। ओके, कहानी को लिखने वालों को हम किस रूप से संबोधित करना है? कहानीकार कहना चाहिए। यदि जयशंकर प्रसाद, थर्ड सेमिस्टर में जयशंकर प्रसाद की एक कविता है, एक कविता है भारत। यदि भारत कहानी को भारत कविता को पढ़ते समय जयशंकर प्रसाद को हम क्या कहकर पुकारेंगे? कवि कहेंगे। ओके, जयशंकर प्रसाद की यदि एक उपन्यास, नॉवेल पढ़ रहे हैं तो तब इसे किस नाम से जाना चाहिए? उपन्यासकार। माने व्यक्ति एक ही है, लेकिन विविध प्रक्रिया में इन्होंने साहित्य की सृजन की। तो इसलिए जब जब हम जिस साहित्यिक प्रक्रिया को अध्ययन करेंगे तब उसको उसी ढंग से हमें पुकारना चाहिए। जैसे आप क्रिकेटर के बारे में समझने के लिए कोशिश कीजिए। यदि धोनी बैटिंग के लिए निकलेगा तो स्कोरबोर्ड में देखिए बैट्समैन लिखकर वहां पर उसके स्कोर गिनती की जाएगी। यदि फील्डिंग के समय में वो कौन है? वह एक विकेट कीपर है। फील्डिंग के समय में एक विकेट कीपर है और ब्रैकेट में कैप्टन भी लिखा हुआ रहता है। ओके, यदि वही धोनी कभी कभी यदि बॉलिंग भी किया तो उसे क्या कहेंगे? बॉलर। देखिए, एक ही क्रिकेटर नाम धोनी भी हो सकता है, कोहली भी हो सकता है, कोई भी नाम दे दीजिए आप। मैंने उसके समय समय पर विभिन्न प्रकार के रोल प्ले करना पड़ता है। जब बैटिंग करेगा तो बैट्समैन बोलेंगे, जब बॉलिंग करेगा तो बॉलर कहेंगे, जब कीपिंग करेगा तो कीपर कहेंगे। तो उसी प्रकार एक ही लेखक या एक ही व्यक्ति कहानी लिखेंगे तो कहानीकार कहना उचित है। उपन्यास पढ़ रहे हैं तो उपन्यासकार कहना उचित है। कविता पढ़ रहे हैं तो वहां पर कवि कहना उचित है। यदि नाटक पढ़ रहे हैं तो नाटककार कहना उचित है। यही तो सीखने की तरीका है। ओके, तो इसलिए आप लोग कहानी का सारांश लिखते समय जयशंकर प्रसाद को कहानीकार के रूप में प्रस्तुत कीजिए। कहानीकार कहकर लिखिए। इससे से आपको अच्छे अंक पाने की संभावना है, जरूर अच्छे अंक पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक होने के साथ साथ प्रौढ़ता, शालीनता, गुरुता तथा गंभीरता के बीच पोषक कवि है। ओके, उसके पास क्या है? माने छायावादी नामक एक काव्य धारा को हिंदी साहित्य में उन्होंने सूत्रपात किए थे। सूत्रपात करने का मतलब शुरुआत किए थे, प्रारंभ किए थे। छायावादी, ओके, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म तेलुगु में इसे कहेंगे, आप लोग कहीं सुने थे कभी? इसको कहेंगे, यदि आपको याद आ रहा है किसी को, थोड़ा कोशिश कीजिए। रोमांटिसिज्म अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में छायावादी कहते हैं और तेलुगु में इसको भाव कवि कहते हैं या भाव कविता कहते हैं। भाव माने भाव ज्यादा रहता है। तो इन लोगों ने इन लोगों की विषय वस्तु क्या है? इन लोगों की विषय वस्तु प्रकृति, ज्यादातर प्रकृति या प्रकृति के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। प्रकृति का मतलब आप लोग सब जानते हैं। प्रकृति में पेड़ रहते हैं, लता रहते हैं, ओके, और फल रहते हैं, ओके, पशु रहते हैं और पक्षी भी रहते हैं, ओके, मेघ रहता है, बारिश रहता है, ओके, हवा रहती है, ये सब वायु। माने ये प्रकृति में मानवीकरण, इसका मतलब क्या है? माने प्रकृति में यदि एक सुंदर लता का वर्णन करना चाहते हैं, एक सुंदर लता का वर्णन करना चाहते हैं, तो वहां पर कवि वह लता को किस रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं? माने एक कन्या के रूप में, एक स्त्री के रूप में, ओके, एक यौवन स्त्री के रूप में, एक टीनेज
या एक प्रौढ़ युवती के रूप में उसे वर्णन करेगा। ओके, माने वो लता कैसे दिख रही है, माने एक औरत की तरह, ऐसा। माने यहाँ पर मानवीयकरण, तो प्रकृति में हर एक अंश में मानवीय गुणों को आरोप करके, मानवीय गुणों को आरोप करने का मतलब यहाँ पर हम वहां पर చొప్పించి, తెలుగులో చొప్పించి, మానवीय गुणाలని దానిలో చొప్పించి మనం कवि कविता लिखते हैं। तो तेलुगु में एक गाना है, मैंने हिंदी में तो बहुत सारे हैं, आप लोग कैसे भी उसको क्या है पहचान सकते हैं। तो देवलपल्ली कृष्ण शास्त्री कुछ ऐसा है, आपको सिनेमा में कहीं भी यूट्यूब में भी मिलता है। तो आकुलो आकु नहीं, సారీ ఆకులో ఆకునై కొమ్మలో కొమ్మనై ఈ అడవి दागिपोना, इसी प्रकार माने आकुलो आकु माने पत्ते में पत्ते के रूप में, पत्ते में पत्ते के रूप में, फूल में फूल के रूप में, और शाखा में शाखा की तरह, शाखा ब्रांच, कोम्मा, कोम्मलो कोम्मने, माने जैसे प्रकृति में होकर मैं इस जंगल से एक यात्री की तरह, ओके, एक यात्री मीन्स बाटसारी जैसा गुजरते चलूं, यान करते चले जाऊं। मैं यहाँ पर प्रकृति का आस्वादन कर रहे हैं। ओके, तो इसी को कहते हैं मानवीय गुणों को आरोप करना। माने मानव यहाँ पर अपने आप को प्रकृति में अपना रहे हैं। ओके, माने पत्ते की तरह वो बदल रहा है, पत्ते की जो फीलिंग होंगे वो फीलिंग को महसूस करने लगा। फूल, फूल में अपने आप को महसूस करना, माने आइडेंटिफाई करना, अपने आप को आइडेंटिफाई करना। जैसे आप लोग एक युवा शायद आजकल के जो क्रिकेटर या सिनेमा हीरो रिसेंट लेटेस्ट अपने आप को माने क्या है मान लेते हैं ना, उसको जल्दी बहुत जल्दी अपनाते हैं। ओके, आप लोग यदि ड्रेसिंग करते हैं तो ऐसा कर देते हैं, मन जैसे आपके फेवरेट हीरो कैसे करते हैं उसी ढंग से करते हैं, इसी रूप से। तो यहाँ पर उसमें क्या है, प्रौढ़ता, मेच्योरिटी, वेरी मेच्योर माइंड है कवि के पास। ओके, उसमें शालीनता है, मैंने बहुत धैर्य, साहस, और जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। ओके, और वहां भी क्या है, कैसे एक जेंटलमैन की तरह, एक जेंटलमैन की तरह, मैंने किसी को मैंने विवादास्पद किसी विषय को नहीं किए थे। गुरुदा मैंने कुछ सिखाने की, कविता के द्वारा, कहानियों के द्वारा और उपन्यास के द्वारा इन्होंने कुछ सिखाने के लिए उनका अपना गुरु जो जिम्मेदारी दिखाई देता है उनकी रचनाओं में। ओके, वैसे गंभीरता, मैंने गंभीरता का मतलब यहाँ पर कैसे बहुत माने बड़ी बड़ी बातों को भी एक तरह गंभीरता पूर्वक, मीन्स अंग्रेजी में भी कहते हैं माने ज्यादा इमोशनल नहीं होना, इमोशनल नहीं होना, माने इसे समझने के लिए, कुछ पाठक को समझने के लिए कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन गंभीर से लेकर गंभीरता की बात भी करते हैं। जैसे कामायनी में वो जल प्रलय के बारे में कहते हैं, और ईड़ा और श्रद्धा और मनु, इन पात्रों को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रयास किए थे। और वैसे ही वहां पर एक प्रलय का भी रूप दिखाई देता है, और वहां पर मानसरोवर का भी चित्र दिखाई देता है, वर्णन मिलता है। और उसके साथ साथ वहां पर क्या है, अद्वैत, मैंने ये मूल रूप से वे काशी के रहने वाले, तो यहाँ पर ये स्वाभाविक शैव है, मैंने शैव भक्त है। तो शिव भक्त होने के कारण या शैवाराधक होने के कारण वहां पर शैव धर्म से संबंधित जो आनंद आनंद आनंदमय जीवन, या क्या कहेंगे, माने मानव का जीवन जो है एक आनंदमय होने के लिए, जैसे आनंदो ब्रह्मा बोलते हैं ना, आनंदो ब्रह्मा। तो इसी प्रकार माने विषय आपको सुनने से एकदम क्या है डर जाते हैं, अरे बाप रे ये क्या कह रहे हैं, लेकिन
वो जब हम पढ़ने लगेंगे, जब हम उसे समझने लगेंगे तो बात आसानी के साथ समझ में आएगा। इसलिए गंभीरता से लेकर गंभीरता की बात भी उन्होंने अपनी रचनाओं में दिखाने के लिए और चर्चा करने के लिए हमें मौका दिए थे। तो इसी माने इन सारी बातों को ध्यान में रखकर उसकी रचनाएं किए थे। आधुनिक हिंदी, आगे आगे चलेंगे। देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रसाद का व्यक्तित्व युगांतरकारी माना जाता है। ओके, युगांतरकारी माने एक युग, छायावादी युग को उन्होंने सूत्रवाद किए थे, वैसे एक युगकर्ता के रूप में देखा जाता है। उसका जन्म, प्रसाद का जन्म सन 1899 में काशी के प्रतिष्ठित सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। सुंगनी साहू, साहू का मतलब यहाँ पर व्यापार करने वाले, बिजनेसमैन। ओके, बिजनेसमैन साहू बोलते हैं, जो लोग व्यापार करते हैं वो लोग। उसका परिवार काशी में प्रसिद्ध परिवार है, वो सम्मानित परिवार है, सुंगनी, राइट। इनके पिताजी देवी प्रसाद है, काशी में अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे। और इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में भी यहाँ पर जानकारी आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपने काशी के क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की थी। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये इनकी शिक्षा 7वीं कक्षा तक ही चली थी। किस कॉलेज में? क्वींस कॉलेज, काशी के क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक ही पढ़े। इसके पश्चात घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का अध्ययन किए थे। मैंने 7वीं कक्षा के बाद वे घर पर ही, देखिए घर पर ही, मैंने व्यापार करने वाले ज्यादातर घर, मैंने उसके पचारी शॉप, घर और प्रोविजंस कुछ भी हो, घर और उसके पीछे पहले का कमरा जो है कुछ ऐसे सामान रखकर बेचने के लिए रखते हैं, और पीछे सर वास रहते हैं, और कुछ लोग अलग से भी रखते हैं। इसका मतलब मैंने उसके ऐसे कुछ विभिन्न कारण है, वे उनके घर में ही रहकर मैंने डेली रेगुलरी रोज वे स्कूल नहीं जा पाए थे, इसलिए घर पर ही बैठकर, जैसे आज इन कोरोना के दिनों में आप लोग, हम लोग घर में ही बैठकर हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सांकेतिकता की सहायता से, जिस प्रकार हम एक ऑलरेडी है ये सारी प्रक्रिया, फिर भी हम उसे अभी लागू कर रहे थे। जैसे जूम मीटिंग में हम क्लासेस अटेंड कर रहे थे, और जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम वीडियो लेसन्स तैयार करके आपके लिए रेडी रख रहे हैं। आप लोग भी मन इसको व्हाट्सएप से भी देख सकते हैं, मेल में भी जाके देख सकते हैं, या सीधा यूट्यूब चैनल में भी जाकर देख सकते हैं। मैंने घर में रहने का मतलब ये नहीं है कि वो क्या है, सीखने से दूर है। घर ही सब कुछ है, घर परिवार ही पाठशाला है। आजकल क्या है, घर ही पाठशाला बन गया है। ओके, जैसे मेरे घर में मैं हूं और मेरे पति, सॉरी, मैं और मेरे बीवी दोनों पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और वैसे 2 संतान है, बेटा भी और बेटी भी। ये 2 लोग भी उनकी क्लास के लिए लगे हुए थे। देखिए, मैंने वेकेशन को या इस लॉकडाउन को या क्या इस जितना हो सके उतना उससे फायदा उठाने के लिए, लाभान्वित होने के लिए कोशिश चल रही है। तो घर पर रहकर मैंने सीखने का मतलब यही होता है। ओके, घर पर रहकर मैंने टाइम पास नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर मैंने ये जयशंकर प्रसाद हमारे लिए खासकर इसी क्रूशियल टाइम में, ये पेंडेमिक टाइम में, यह हमें ध्यान में रखने की बात है। घर पर रहकर ही उन्होंने अंग्रेजी भी सीखे थे, संस्कृत भी सीखे थे, उर्दू भी, फारसी भी, और इनके अध्ययन किए थे। ओके, और आपने वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों का अनुशीलन भी किए थे। ओके, इसके साथ साथ जो सांप्रदायिक शिक्षा दीक्षा है, जो सांप्रदायिक शिक्षा दीक्षा, उपनिषद, ये धर्म से संबंधित स्मृति, पुराण, बौद्ध, जैन आदि ग्रंथों का भी अनुशीलन किए थे। माने सांप्रदायिक जानकारी भी है, और मनोवैज्ञानिक शास्त्र भी है उनके पास, और वैसे कई सारे आधुनिक भावों से भी वे निहित है।
देखिए, आपकी प्रतिभा बहुमुखी थी तथा आपने काव्य भी लिखे थे, नाटक भी लिखे थे, उपन्यास भी लिखे थे और निबंध आदि में उत्कृष्ट रचनाएं की थी। देखिए, यही बात सबसे पहले हमने आपसे कही थी, व्यक्त किए थे। माने जब वे काव्य लिखते हैं और जब हम काव्य या कहानी कविता पढ़ते हैं तब ये इनको कवि कहना चाहिए। जब इनकी एक नाटक अजात शत्रु पढ़ रहे हैं तो इसको नाटककार कहकर पुकारना है। यदि इसका उपन्यास पढ़ रहे हैं, उपन्यास कोई कंकाल, तितली या इरावती, तब हमें इनको उपन्यासकार कहना बहुत बहुत उचित होगा। वैसे निबंध है तो निबंधकार कहना उचित है। ओके, जैसे माने एक हम आप उदाहरण ले लीजिए। हम एक माँ माँ बाप को क्या होते हैं, एक बेटा होते हैं। ओके, यदि स्कूल में जाएंगे तो एक स्टूडेंट के रूप में हमें जानते हैं। वैसे ही कुछ माने यदि घर में और उनसे छोटे हैं तो वे भैया बनेगा उनके लिए। और ये यही छोटा है तो ये भाई ऐसे बनेंगे। और यदि शादी किया तो पति बनेगा। और उस पति और यदि बाल बच्चे हुए हैं तो पिता बनेंगे। उसके बाद दादा दादी, ये सब माने ये नाम जो है व्यक्ति एक ही है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी जो निभा रहे हैं उस जिम्मेदारी के आधार पर हम उसे अलग क्या है, अलग से उसे कहना उचित है। तो यहाँ पर आपकी रचनाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। इसी प्रकार माने काव्य एक वर्गीकरण है। इन काव्यों में चित्राधरा एक है, कानन कुसुम एक है, करुणालय एक है, और महाराणा का महत्व एक काव्य है, प्रेम पथिक और एक काव्य है, झरना एक काव्य है, आंसू एक प्रसिद्ध काव्य है, लहर एक काव्य है, और कामायनी सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य कामायनी। आप लोगों को पढ़ने के लिए झरना और आंसू, लहर, इनसे कभी न कभी कविता आपको मिलती रहती है पढ़ने के लिए। पाठ्यक्रम में इसको जोड़ दिया जाता है। लेकिन कामायनी यदि आप पीजी में जाएंगे, एमए यदि करेंगे तो वहां पर आपको यह मिलेगा। अभी भी नहीं तो अभी भी आप पढ़ना चाहते हैं तो अपने ग्रंथालय से भी, पुस्तकालय लाइब्रेरी से भी यह किताब लेकर आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है। ओके, इसी से इनको मैंने एक श्रेष्ठ हिंदी के एक श्रेष्ठ महाकवि के रूप में स्वीकार किया गया है। इनके नाटक भी, एक काव्य के साथ साथ नाटक भी लिखे थे। इनका एक नाटक है सज्जन और कल्याणी परिणय। ओके, ये कल्याणी नाम यहाँ पर क्या कहेंगे, ग्रीक युवरानी है, प्रिंसेस ऑफ मैसिडोनिया भी बोलते हैं, मेगस्थनीस सेल्यूकस, सॉरी सेल्यूकस निकेटर, ग्रीक अलेक्जेंडर के सेनापति उसकी बेटी है। उसको ग्रीक का नाम जो है हेलिना, हेलिना। जैसे अलेक्जेंडर नाम मिलेगा तो हम लोग हिंदी जगत ने उसे सिकंदर कहकर पुकारता है, वैसे ही यहाँ पर जो प्रचलित नाम है अपने भारतीय संस्कृति के लिए कल्याणी, हेलिना को कल्याणी कहकर ये नाम दिया गया है, ये परिणय। और यहाँ पर राज्यश्री। ओके, यह पर कल्याणी जो है हेलिना किससे शादी की, चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त मौर्य। भारत देश के यदि इतिहास, जहां तक हम इतिहास को जानते हैं, गिनते हैं, तो प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के अधिनेता। ओके, इनके साथ इसकी शादी हो जाती है। तो राज्यश्री, विशाखा, अजातशत्रु। ओके, विशाखा, अजातशत्रु ये भी हिस्टोरिकल नाम हैं। ओके, एक राजा है। और जनमेजय का नागयज्ञ, ये भी पुराण इतिहास से संबंधित है। कामना, और एक नाटक का नाम कामना। इसके बाद स्कंदगुप्त, बाद में चंद्रगुप्त। ये बहुत बहुत प्रसिद्ध सम्राट है भारत के। ओके, ये चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बारे में। और ध्रुव स्वामिनी,
इतने सारे नाटकों को इन्होंने लिखे थे। इन सारे नाटकों में हमें देशभक्ति, ओके, देशभक्ति और राष्ट्रीयता ये सब दिखाई देता है। देश के प्रति अनन्य भक्ति भावना, राष्ट्रीय भावना, क्योंकि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा थी भारत में, उसी टाइम पे इन सारे नाटकों को लिखे गए थे। माने जितने भी साहित्य उन्होंने लिखे थे पूरे उसी टाइम पे लिखे गए थे। माने पाठकों तक आसान के साथ पहुंचने के लिए जातीयता को और क्या है राष्ट्रीय भावना और जागरण, ओके, इन भावनाओं को, स्त्री शिक्षा, ये सब को पहुंचाने के लिए यहाँ पर नाटक और एकांकी इन सब को इन्होंने एकमात्र सहारा लिए थे। लेकर मैंने गांधी जी के जो सिद्धांत है उसे भी प्रसार प्रचार करने के लिए बहुत सारे हिंदी के कवि या कहानीकार प्रयास किए थे। वैसे ही अपने कवि कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी उनके नाटकों के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करने के लिए कोशिश किए थे और जितना हो सके उतने युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करने में सफल हुए थे। ओके, इन्होंने एक एकांकी लिखे थे, उस एकांकी का नाम एक खून, और कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। और उसके बाद हम देखते हैं उपन्यास। उपन्यासों का नाम कंकाल, तितली, इरावती। उसके अंत में निबंधकार के रूप में यदि देखेंगे तो देखिए निबंध, काव्य कला तथा अन्य निबंध, काव्य कला तथा अन्य निबंध। और हम सीधा भी प्रस्तुत कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत कहानी छोटा जादूगर के बारे में यहाँ पर किस प्रकार हमें उसे परिचित के रूप में लेना चाहिए। देखिए, छोटा जादूगर, प्रस्तुत कहानी छोटा जादूगर बाल्य जीवन की एक ऐसी कहानी है जिसमें आर्थिक विपन्नता से ग्रसित एक स्ट्रीट बॉय मीन्स गली, माने गलियों में रहने वाला, गलियों में घूमने वाला। ओके, यदि आप कैसे एक अपने बॉलीवुड सिनेमा में या तेलुगु सिनेमा में भी आप लोग देखते हैं, ओके, माने जैसे रिसेंट मूवी कौन सा है, केजीएफ में जैसे हीरो वहां से केजीएफ से मुंबई जाते हैं, तो वहां जाने के बाद उसे गलियों में ही रहना पड़ता है। उसका कोई एड्रेस नहीं रहता है, उसका घर मकान नहीं रहता है, उसके माँ पिता नहीं रहते हैं, रहते होंगे जरूर, लेकिन उसको खाना पीना कमाना सब कुछ उसी स्ट्रीट में, उसी गलियों में, फुटपाथ में ही होता है। ओके, मैंने ये लोग स्लम डॉग भी बोलते हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग वैसे ईमानदार रहते हैं, होशियार रहते हैं, ओके, बहुत चितराई रहते हैं, लेकिन मैंने परिस्थितियों के कारण ये इन लोगों को इस प्रकार का जीवन यापन करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी एक ऐसी इन घटनाओं को जोड़कर छोटा जादूगर नामक कहानी प्रस्तुत करने के लिए कोशिश की है। इस कहानी में क्या है, उस परिवार के लिए आर्थिक विपन्नता है। आर्थिक मतलब पैसे, ओके, पैसों की कमी है। तो घर में ज्यादातर कौन कमाते हैं, माता या पिता, या दोनों भी कहीं कुछ परिवारों में कमाते हैं। यदि ये दोनों नहीं रहे तो घर में मैंने नाम से है, जीवित है, माँ बीमार पड़ी है और पिताजी जेल में गए, जेल कारावास में थे। किसके वास्ते, देशभक्ति, इस देश के लिए, ओके, इस जनता को आजाद दिलाने के लिए, ओके, ऐसे कुछ आंदोलन में भाग लिया होगा उन्होंने, इस देश के लिए जेल में गए थे, कारावास कर रहे थे। तो यदि एक छोटा बच्चा, मैंने 13 और 14 साल का लड़का है, उस टाइम पे उस उम्र में माता पिता की बहुत जरूरत है, पढ़ाई के लिए, खाने पीने के लिए, और मैंने एक नागरिक के रूप में उसे यदि उच्च स्थान पर पहुंचना चाहते हैं
तो उन लोगों की गाइडलाइंस या मार्गदर्शन जरूर चाहिए। लेकिन यहाँ दोनों है, लेकिन उन दोनों की ये मजबूरी है कि उनसे इसे कोई मतलब माने कोई मतलब नहीं, उनका मतलब नेगेटिव मीनिंग में नहीं, माने यहाँ पर बीमार पड़ी पड़ी हुई है तो उल्टा अपने जादूगर ही उसे कुछ खिला सकता है, उसे जो पत्ते है वो दे सकता है, फ्रूट वगैरह कुछ भी, या उसे दवा दारू भी दिलाना है तो यही इसी को ही कमाना पड़ता है। कैसे पिताजी उनके पास नहीं है, उनके उपलब्ध में नहीं है, इसलिए तो आर्थिक विपन्नता इतना माने जब स्कूल जाने की उम्र में वह कितने पैसे कमा सकता है। ओके, यह बहुत सोचने की बात है। इसलिए यहाँ पर आर्थिक विपन्नता से ग्रसित माने वो अनेक पैसों की कमी में वह लड़का जो है वो बालक फंस गया है, इसलिए वो स्ट्रीट बॉय के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है। यह एक आदर्शात्मक रूप से उभारा गया है। मैंने ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं तो ये लोग मैंने कुछ वैसे रौड़ी के रूप में या कुछ गुंडे के रूप में मैंने ऐसे कुछ फिल्मों में या यथार्थ वास्तव में भी कुछ ऐसे पाए जाते हैं। मैंने सबके सब ऐसे नहीं निकलते, तो यहाँ पर कहानीकार यही प्रयास किया था, मैंने सबके सब अपने समाज में वैसा नहीं है, तो उनमें से बहुत अच्छे एक मॉडल लड़के भी है, मॉडल बॉयज भी है, इसलिए इनको यहाँ पर नेगेटिव सेंस में ना जाकर एक पॉजिटिव सेंस में एक आदर्शात्मक रूप से उभारने के लिए कोशिश की थी। ओके, आदर्शात्मक रूप से उभारा गया था। तो कभी भी हम मुसीबत में पड़ते हैं तो वहां पर हमारे लिए दो रास्ते दिखाई देते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव वे में चलाना चाहते हैं कहानी का। ओके, तो बालक की स्वावलंबन की प्रवृत्ति, चतुराई, मधुर व्यवहार, क्रिया कौशल और मातृभक्ति देखकर बाबूजी जैसे सहृदय मन द्रवित हुए बिना नहीं रहता है। तो इस कहानी में हमें देखने के लिए दो ही पात्र प्रमुख पात्र है, एक छोटा जादूगर, उसका और कोई नाम नहीं है, और एक बाबूजी, उसी का भी नाम नहीं, एक बड़े सज्जन व्यक्ति है, बड़े अफसर है ऑफिस में, तो इसको बाबूजी कहता है अपने छोटा जादूगर, और छोटा जादूगर को बाबूजी हे बालक या हे बालक कहकर पुकारते हैं। तो अपने छोटा जादूगर मना करते हैं, बालक नहीं छोटा जादूगर कहो बाबूजी, इस प्रकार उत्तर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बालक जो है अपने उनके लिए जीवन यापन के लिए या दवा दारू के लिए और कुछ खाने के लिए जो पैसों की जरूरत है वे स्वयं अर्जित करना चाहते हैं, स्वावलंबन, स्वयं पैसे कमाना चाहता है। कैसे? मैंने कुछ काम करके, निकम्मा नहीं, ये कुछ काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। ओके, बिना काम वो किसी माने एक रुपया भी उन्होंने नहीं लेने के लिए रेडी नहीं थे, इसलिए काम करने की प्रवृत्ति के उसमें ज्यादा है। वैसे ही वो बहुत होशियार है, चतुराई है, पर वैजस्ट बॉय। ओके, वैसे मधुर व्यवहार, मैंने दूसरे के साथ, बड़ों के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो करने के संदर्भ में उन्होंने मधुर, माँ जी बोलते हैं, आप बहुत अच्छे बोलते हैं, इसी प्रकार माने उनके पास बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स है, कम्युनिकेटिव स्किल्स ज्यादा है। तो वैसे क्रिया कौशल, काम करने की निपुणता, कौशल का मतलब टैलेंट, निपुणता। ओके, ये निपुणता भी उनमें बहुत ज्यादा है, वेरी वेरी टैलेंटेड, काम करने में बहुत टैलेंटेड है, मैंने अपने एक अलग ढंग से किसी भी काम को वैसे ही कर देता है। ओके, और मातृभक्ति देखकर उसके मन में मातृभक्ति है, उनके मन में मातृभक्ति, अपार मातृभक्ति है। तो ये सब उन्होंने क्यों कर रहा है, जादू क्यों करने लगा। ओके, यहाँ पर बापूजी को भी कुछ टक्कर देके क्यों भाग जाता है, उनकी माँ के लिए। माँ को क्या जरूरत है, माँ के लिए पति की जरूरत है, और
दवा की जरूरत है और कंबल की जरूरत है। चितड़ों में पड़ी हुई माँ को मैंने ठंडा से विचलित होने वाली से कुछ ढकने के लिए एक कंबल भी खरीदना चाहता है। ओके, इसलिए माता या मातृभक्ति भी इनमें बहुत ज्यादा है। इन सारे गुणों को देखकर बापूजी जो और एक प्रधान पात्र है, ओके, मैंने कहना चाहे यहाँ पर स्वयं अपने प्रसाद जी ही बाबूजी के रूप में प्रकट किया गया है। मैंने यहाँ पर स्वयं इस कहानी को कहानीकार स्वयं बता रहे हैं। मैंने फलाना दिन में फलाना क्या है एग्जीबिशन में कार्निवाल में गए थे, वहां पर मैं अपने आप को अकेला महसूस किया था। उसी टाइम पे एक छोटा लड़का दिखाई देता है। छोटा मीन्स यहाँ पर अपने छोटा जादूगर, तो उस दिन के लिए वही उनके मित्र, ओके, कंपनी के रूप में मानते हैं। इसी प्रकार मैंने खुद कहानीकार यहाँ पर बापूजी के रूप में प्रकट हुए थे। वो बहुत सहृदय वाला है। ओके, इन सारी माने इस लड़के की जो आर्थिक परिस्थितियां जो है, ये सब जानकर उनका सहृदयता जो है एकदम द्रवित हो जाते हैं। ओके, यह एक घटना प्रधान कहानी है। मैंने यहाँ पर सिचुएशंस के आधार पर है, घटना है, एक घटना है। मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये छोटा जादूगर और बापूजी ये दोनों वहां पर एग्जीबिशन के पास मिलते हैं। ओके, कार्निवाल के पास मिलते हैं और वहां से क्या है शरबत पीने के लिए जाते हैं एक जगह पर। उसे वहां से नेक्स्ट अंदर स्टॉल्स के पास जाते हैं। ओके, स्टॉल्स के पास जाकर वहां पर कुछ खिलौनों को ये करने के लिए, निशाना देखकर लगाने के लिए, बाण लगाने के लिए और चूड़ी फेंकने में, ये सब दिखाई देता है। उसके बाद वे दोनों निकल जाते हैं। तो और दूसरी जगह पर मिलते हैं दोनों। वहां पर यह लड़का छोटा जादूगर जो है अपना खेल दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद ये छोटा जादूगर का एक छोटी सी मकान कुटीर, मैंने सड़क, वो भी सड़क के किनारे, सड़क के जो फुटपाथ में ही बना हुआ एक छोटा सा, वहां पर एक घटना। इस प्रकार में ये घटना प्रधान है कहानी। मैंने घटनाओं के आधार पर यह कहानी बहुत रोमांचक दिखाई देता है। देश के लिए कारावास में जीवन व्यतीत करने वाले देशभक्त की पारिवारिक जीवन की त्रासदी का करुण अंकन इस कहानी में किया गया है। देखिए, देश के लिए कारावास में, इस देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए जेल गए थे इनके पिताजी। ये देशभक्त मैंने यदि घर में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यजमानी यदि जेल में गए तो कारावास कर रहा है तो पारिवारिक परिस्थितियां क्या होंगी, परिवार में रहने वाले औरत की बात क्या है, उनकी बच्चों की बात क्या होगी। ओके, इसलिए वे उनके उपलब्ध नहीं रहने के कारण यह परिवार जो है त्रासदी मीन्स वेरी ट्रेजेडी, दुखित माने दुखद संदर्भ है, त्रासदी का करुण अंकन। माने यह कहानी पढ़ने के बाद हम लोग मैंने यहाँ पर बापूजी ही स्वयं उसको देखते ही, उनकी बातों के द्वारा जानने के बाद वो स्वयं द्रवित हो जाते हैं, क्योंकि वे सहृदयता उनके पास थे। ओके, हमें भी यह पढ़ने के बाद उसकी ट्रेजेडी जो है, ओके, इस ट्रेजेडी को एक करुण रस उत्पादक करते हुए यह कहानी अंकित किया गया है। देखिए, इस कहानी में दो प्रमुख पात्र है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। एक छोटा जादूगर, ये 13-14 वर्ष का लड़का है। इनकी माँ बीमार पड़ी, पिताजी इस देश की आजादी के लिए जेल गए थे। इनको अपने जीवन की यथार्थ परिस्थितियां आर्थिक विपन्नता से ग्रसित करने के लिए कोशिश की थी। जीविका के लिए स्ट्रीट बॉय की तरह इन्होंने एक छोटा जादूगर का रूप धारण किया था। यह एक आदर्शात्मक चरित्र है। चरित्र मीन्स यहाँ पर कैरेक्टर, चरित्र मीन्स एक कैरेक्टर। इस बालक में स्वावलंबन की प्रवृत्ति, चतुराई, मधुर व्यवहार, बड़ों के प्रति आदर स्वभाव,
क्रिया कौशल और मातृभक्ति अधिक है। ये ऑलरेडी देख चुके थे, इसलिए मैं इसे पढ़ते जा रहा हूँ। आप चाह सकते हैं। ओके, बाबूजी के बारे में यदि बताना है तो वे ऑफिस में बाबूजी है, एक अनोखा सहृदय है। माने ऐसे सहृदय वाले व्यक्ति हमें नहीं मिलते हैं। ओके, समझदार है, बहुत सज्जन व्यक्ति है। ओके, अपूर्व स्नेहशील है। माने अनजाने लड़का है, और वह लड़का भी कैसे देखने में फटे हुए मैंने ये कपड़े को धारण कर किए थे, मैंने देखने से मैंने अनुमान किया जाता है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं, वे अपने मित्र के रूप में मानते हैं, अपने मन में ही मन वे छोटा जादूगर को अपने मित्र के रूप में मानते हैं। वैसे ही वहां पर सब कलकत्ता में बोटानिकल गार्डन वगैरह या सब मैंने छुट्टियों में देखने के लिए उनके मित्रों के साथ वहां पहुंचते हैं। समाज के प्रति जिम्मेदार है, जिम्मेदारी वहां पर प्रदर्शित किया था। मैंने जब से यहाँ पर छोटा जादूगर से परिचित होते हैं, तो हमेशा जब उनके बारे में ये सब कुछ जानकारी मिलता है, या सब कुछ मिलने के बाद यह माने हमेशा अपने छोटा जादूगर के बारे में ही सोचने लगते हैं। माने कभी भी छोटे जादूगर के मुंह से उन्होंने क्या है गलती या झूठे बातें नहीं सुन पाए थे। इसलिए इनमें पितृवात्सल्य ज्यादा देखा जा सकता है, एक पितृ की तरह। ठीक, पितृवात्सल्य जैसे सही वसी उम्र में था। ओके, मैंने जैसे पिताजी फादर अनुनय करते हैं अपने अपनी संतान को, वैसे ही यहाँ पर छोटा जादूगर के संदर्भ में जब तक जब कभी कभी ये दोनों मिलते थे, वहां पर एक पितृवात्सल्य की तरह इन दोनों के बीच में यहाँ पर चर्चा की गई है संदर्भों को। ओके, और यहाँ पर मैं इस कहानी को अपने तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए कोशिश किया था। लेकिन आप लोग यहाँ पर ये पेरिविंक्लिन एक कटसी है, विद कटसी बाय पेरिविंक्लिन, इन लोगों ने एक एजुकेशनल वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड किए थे। उसका नाम छोटा जादूगर है। इस छोटा जादूगर वही कहानी जो अपने पाठ्यक्रम में है, वही कहानी को यहाँ एनिमेटेड मूवी के रूप में बनाकर टोटल 15 to 16 मिनट्स यूट्यूब में ये वीडियो दिखाई देता है। तो वीडियो देखने से वहां पर हमें यह पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। मैं आप लोगों को उसी रूप में इसको यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए। एक YouTube चैनल है, यदि YouTube में आप लोग डायरेक्ट कहे छोटा जादूगर कहकर टाइप करके भी आप इसे सर्च करके भी देख सकते हैं। देख लीजिए, मैं यहाँ पर इसे क्लिक कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ। ये थोड़ा समय ले रहा है। सॉरी, एक मिनट ना पर लिंक पर भी हम दबा रहे हैं, तो यहाँ पर ये नहीं हो रहा है। तो मैं आपको अभी इसको स्क्रीन प्रेजेंटेशन के द्वारा ही यहाँ पर सीधा प्रस्तुत करूंगा। आ रहा है फिल्म। थोड़ा आवाज बढ़ाकर आपको सुनना होगा, आवाज बढ़ाकर सुनना होगा।
होता है, इसी का वर्णन इस कथानक में किया गया है। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। कलनाद यानी मधुर ध्वनि। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास, जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी, अर्थात उस बालक के उदास चेहरे को देखकर ऐसा एक बार फिर से। छोटा जादूगर। कहानी छोटा जादूगर के दो मुख्य पात्र हैं, स्वयं लेखक जयशंकर प्रसाद और एक बालक जो जादूगर है। बालक अपनी बीमार मां की सेवा करने के साथ साथ जीवन यापन के लिए किस प्रकार परिस्थितियों से जूझता है, इसी का वर्णन इस कथानक में किया गया है। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। कलनाद यानी मधुर ध्वनि। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास, जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी, अर्थात उस बालक के उदास चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन में बहुत मुसीबतें हैं, परंतु साथ ही उसमें उससे धैर्य पूर्वक जूझने की क्षमता भी है। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी, अर्थात वह देखने से तो गरीब घर का लग रहा था, जिसके जीवन में कई कमियां हैं, परंतु मन से वह बहुत संतुष्ट लग रहा था। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट नहीं थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, वहां मैं न जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहां पर तुमको लिवा चलूं या लेकर चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने को मना नहीं किया? बाबूजी जेल में है। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुख पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तिरस्कार मतलब अपमान या इंसल्ट। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं निकला हूं, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य मतलब रोगी को दिया जाने वाला भोजन या
डाइट फॉर पेशेंट। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भी भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। निश्वास का अर्थ है दुख से भरी लंबी सांस। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। व्यग्र मतलब व्याकुल और इम्पेशेंट। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में व कुछ जेब में रख लिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9 तो 11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई, अर्थात धोखा देना या ध्यान न देना। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर वहीं बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। हिंडोला यानी झूला या स्विंग। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। कलकत्ता, आज के कोलकाता के सुरम्य वनस्पति उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता। सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। नहीं जी। मैं क्रोध में कुछ और कहने जा रहा था, तभी श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो पहले। मैं चुप हो गया। श्रीमती की वाणी में वह मां की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी और बंदर घुड़कने लगा। गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। वाचालता मतलब बोलने में कुशलता और आर्ट ऑफ स्पीकिंग। हम हंसते हंसते लोट पोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर मुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे, अर्थात वह छोटा बालक तरह तरह के जादू दिखाकर मन को लुभाने लगा। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए
यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। जीविका यानी जीवन यापन का साधन और लाइवलीहुड। मैं कुछ बोलना चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, और कितना स्वार्थी है तू। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। बालक के इस कथन ने लेखक को एहसास दिलाया कि वह बालक स्वार्थी नहीं, बल्कि वह तो भर पेट खाने और सर्दी से बचने जैसी जरूरी आवश्यकताओं के लिए इतनी मेहनत कर रहा था। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी थी, अर्थात शाम के सन्नाटे में पत्तों से गुजरती हुई हवा की आवाज आ रही थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। अस्ताचलगामी मतलब डूबता हुआ, और सेटिंग शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण को आता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों में लिपटी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने कार्यालय में समय से पहुंचना था। कलकत्ते या कोलकाता से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुका था। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर वह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे वह स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। अर्थात उसके मन का दुख उसके हर अंग से दिख रहा था। मैं आश्चर्य से देख रहा था। हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। स्फूर्तिमान अर्थात उत्साहित या एक्टिव। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा, आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, घड़ी समीप है अर्थात मृत्यु का समय निकट है, और near to death। तब भी तुम खेल दिखलाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन होता है। उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। अर्थात हर व्यक्ति अपने जीवन में आए सुख दुख और उन परिस्थितियों में अपने व्यवहार को ही आदर्श व्यवहार समझता है। इसीलिए लेखक को क्रोध आया कि वह छोटा जादूगर माँ को मरता हुआ छोड़कर खेल दिखलाने क्यों आ गया।
उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। अर्थात लेखक को उस बालक की पुरानी बातें याद आई कि वह खेल दिखा के कमाएगा नहीं तो अपनी माँ का इलाज कैसे कराएगा। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी करो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से निकलकर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था, लेखक स्तब्ध था उस बालक की मातृभक्ति से। वह छोटा जादूगर जो दृढ़ता और परिपक्वता के साथ अपनी माँ की सेवा कर रहा था, अब अकेला रह गया था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा चारों ओर नृत्य करने लगा। अर्थात लेखक को ऐसा प्रतीत होने लगा मानो प्रकृति उस छोटे जादूगर की महानता का गुणगान कर रही हो। देख लिया और सुन भी लिया। देखिए, शब्दार्थ भी दिए थे अंत में और बीच में भी उसे समझाया गए थे। तो इसके साथ साथ देखिए, ओके, हम सबसे पहले इनको धन्यवाद देंगे। किसको? पेरिंक्विल, जो एजुकेशनल वीडियो बनाकर हमारे लिए ये सब उपलब्ध में रखे थे। यदि आज यह वीडियो नहीं रहा तो मीन्स यहाँ पर हम लोग मैंने समझेंगे। जैसे रियल क्लास में, क्लासरूम में तो 2-3 मतलब एक छोटी सी कहानी है। कहानी एक छोटी सी है, फिर भी यहाँ पर छोटी सी कहानी होते हुए भी इसको क्लास में पढ़ाने के लिए 2-3 लेक्चर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एनिमेटेड फिल्म के रूप में कैसे कितने विस्तार से जस्ट यहाँ पर इन्होंने नैरेटर नेपथ्य में क्या किए थे, कहानी को पढ़े थे। बस कहानी को पढ़ाकर सुनाया गया, लेकिन उन चित्रों के माध्यम से, उन चित्रों के माध्यम से। ओके, अभी जो बचा हुआ है वह देख लेंगे। आप लोगों को कैसा लगा होगा और एक बार देख लीजिए। आप देखना चाहते हैं तो जो बचा हुआ है उसको यहाँ पर मैं समाप्त करने जा रहा हूं। देखिए, छोटा जादूगर, इसका चित्र रूप इस प्रकार मिलेगा। ओके, मैं समझता हूं कि आप लोग इस पूरी कहानी को समझने के लिए कोशिश किए थे। कोशिश कीजिए, 1 बार 2 बार देख लीजिए, पूरी कहानी आप लोगों को सॉरी समझ में आएगी। तो नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। तो जहां तक जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है? परीक्षा में इससे संबंधित कोई प्रश्न आए तो उसे उत्तर देना है। तो इस कहानी को लेकर किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है? 2 प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। एक, छोटा जादूगर का चरित्र चित्रण कीजिए। मुख्य पात्र है, छोटा जादूगर का चरित्र चित्रण कीजिए। इस कैरेक्टर के बारे में प्रस्तुत करना है। ओके, 4 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए दिया जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? पहले कहानी का नाम लिखेंगे, कहानीकार का नाम भी लिखेंगे, तो कहानीकार का परिचय भी कुछ प्रस्तुत करेंगे, तो उनके काव्य और नाटक ये सब ओके लिखेंगे। तो बाद में अंत में इसका माने मुख्य रूप से
इसका परिचय, जैसे आप लोग देखे थे ना, वैसे वे मधुर व्यवहार करने वाला, सॉरी, बाद में चतुर, ये सब उसके बारे में लिखना होगा। और दूसरा प्रश्न जो है, छोटा जादूगर कहानी का सारांश लिखिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इस सारांश के सारांश जान लिया तो, इस सारांश यदि पढ़ेंगे तो आप लोग खुद भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सारांश यदि लिखने में आप सक्षम बन गए, समझिए, तो पहले प्रश्न छोटा जादूगर का चरित्र चित्रण भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसके साथ हम अपने पाठ्यक्रम के रूप में, तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत और कथा सिंधु में सबसे पहले यह छोटा जादूगर कहानीकार जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी हुई कहानी छोटा जादूगर का एक प्रदर्शन कहिए या एक पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंटेशन कहिए, कुछ भी हम एक दो तरीके के माध्यम से आप लोगों को यह कहानी समझाने के लिए कोशिश किया था। ओके, समझिए, थोड़ा विचार कीजिए और अच्छे अंक पाने के लिए आप लोग कोशिश कीजिए। इसको जितने बार चाहे उतने बार देख लीजिए। ओके, इसके साथ मैं इस पाठ को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।